very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on 5 must-do stretches in the morning and a very important topic and something that we can actually apply in our daily life. कई सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो हम इस सेशन पे जब हम करते हैं, चाहे कुछ एरोबिक्स से रिलेटेड हो, चाहे कुछ वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, या जैसे हम कल एज इट वाज डन बाय द फिजियो एक्टिव टीम, तो हम कल बात कर रहे थे बैलेंस के बारे में। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो कि हम ऑन अ डेली बेसिस रिपीट नहीं कर पाते एंड देयर कुड बी मेनी रीजंस बिहाइंड इट। मतलब चाहे वो टाइमिंग की वजह से हो, चाहे वो अपने कोई बिजी शेड्यूल की वजह से हो, चाहे वो किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से हो, one reason or the other it tends to get skipped. But particularly एक मॉर्निंग का अपना एक रूटीन बनाना और उसको फॉलो करना, it's something which is very important. It's something that everyone should do and it is something जो majority of people actually do. सबका अपना सुबह का एक रूटीन होता है। सम पीपल से कि हम वॉक पे जाते हैं, सम पीपल से कि हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सम पीपल डू एरोबिक्स आल्सो एंड सम पीपल डू नथिंग, घर पे अपना बैठते हैं मजे से, वो भी ठीक है। सबका अपना अपना बेसिकली एक लाइफस्टाइल चॉइस है एंड एवरीथिंग दैट यू डू इज you should be okay with it as long as आप उसमें खुश हैं, वो ठीक है अपनी जगह। बट जब हम सुबह के टाइम उठते हैं पर्टिकुलरली, तो स्ट्रेचिंग पे इतना फोकस देना क्यों जरूरी है? आप 8-10 घंटे बिल्कुल रेस्ट पे थे while you were sleeping. आपके जितने भी बॉडी के वाइटल्स हैं, they were slightly on the lower side. आपका बीपी भी डाउन चला जाता है, पल्स रेट बहुत स्लो हो जाता है, सो द ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इज स्लो। और जब आप सुबह उठते हैं तो इट टेक्स अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर द बॉडी टू एक्चुअली कंप्लीटली वेक अप एंड उन सभी पैरामीटर्स को वापस नॉर्मल रेंज में लाने में। सोते समय तक वो नॉर्मल रेंज से थोड़ा नीचे चल रहे थे, बॉर्डर लाइन पे, एंड दैट वाज ओके बिकॉज बॉडी को उस टाइम पे उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वहाँ उस टाइम पे बॉडी जितनी अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखे उतना उसके लिए अच्छा रहता है, उतना उसको रेस्ट मिल पाता है। बट व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, तो उस टाइम पे उन वाइटल्स को थोड़ा ऊपर करना, उनको इंक्रीज करना, to maintain them at that particular range and to overcome the lack of movement that was there while you were sleeping at night. ये कुछ बहुत ही important चीजें होती हैं जो सुबह उठ के one should think about these. So आप सुबह उठ के वॉक पे जाएं चाहे ना जाएं, चाहे आप सुबह उठ के कोई एरोबिक्स करें या ना करें, या फिर आप सुबह उठ के योगा में आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से भी आप योगा प्रैक्टिस करते हैं, आप वो करें या ना करें, यू मे हैव योर ओन चॉइस ऑफ लाइफस्टाइल एंड यू मे हैव योर ओन चॉइस ऑफ रूटीन इन द मॉर्निंग। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूँ 5 एक्सरसाइजेस और 5 स्ट्रेचेस रादर, वो सुबह उठ के आपको करने चाहिए। बाकी और कुछ चाहे आप ना भी करें, बट इफ दीज 5 एक्टिविटीज यू डू, तो उससे एक तो आपका जो मसल्स में स्टिफनेस है, इतना समय जो रात को जब सोते रहे हैं ड्यू टू लाइक आई सेड दैट लैक ऑफ मूवमेंट, अब बॉडी को अपने पूरे दिन के बाकी सब कामों के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही कहीं ना कहीं पे उसको मोबिलिटी भी चाहिए। सिर्फ एनर्जी के सपोर्ट से ही सारा काम नहीं चल सकता, वहीं सिर्फ आइडियल रेंज ऑफ मोशन के थ्रू भी सारा काम नहीं चल सकता, और
सिर्फ स्ट्रेंथ से ही काम नहीं चल सकता है, एंड एट द सेम टाइम सिर्फ एंड्योरेंस या बैलेंस के जरिए भी हमारा पूरी हम अपनी लाइफ उस तरह से लीड नहीं कर सकते. देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग. हर चीज जितनी क्वांटिटी में चाहिए कम से कम उतनी ही तो हमें चाहिए होती है, ना उससे कम. ज्यादा अगर हो जाए तो थोड़ा अच्छा ही है, वो भी कुछ हद तक, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट यस एटलीस्ट उससे कम नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज. सो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज फॉर टुडे. एंड एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा वार्म अप भी कर लेते हैं. स्ट्रेचिंग का फायदा ये है कि स्ट्रेचिंग अपने आप में एक्सरसाइज भी है और अपने आप में ही वो वार्म अप भी है. सो किसी बॉडी के सेगमेंट को पर्टिकुलरली हमें उसमें टारगेट नहीं करना पड़ता, बट सिंस इट इज मॉर्निंग टाइम एंड आई एम अज्यूमिंग कि सब सो के मेरे से तो पहले ही उठते होंगे, सबसे लेट यहाँ पे मैं ही उठता हूँ. सो थोड़ा चेयर्स को पीछे कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं जरा. सुबह के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिफोर वी स्टार्ट द स्ट्रेचिंग. आई थिंक एवरीवन शुड नो दिस, कि आपने देखा होगा कि मैं जब भी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ तो मैं कहता हूँ हाथों को चलाइए या उठ के पैरों को ऊपर नीचे करिए, हील रेजेस करिए. उसके पीछे कारण क्या है? आपकी जितनी आर्टरीज हैं और जितनी कैपिलरीज हैं, आर्टरीज ब्लड को कैरी करती हैं और दे सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी. एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल होती है कैपिलरीज. कैपिलरीज आर बेसिकली आर्टरीज, बट उनका डायमीटर बहुत कम होता है. मतलब इतना बारीक होता है कि मतलब आपके बाल की थिकनेस जितना या शायद थोड़ा उससे भी कम होता है कई केसेस में. इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू माइक्रोस्कोपिक. कैपिलरीज कहने को बहुत छोटी हैं और उसमें अगर देखा जाए, अगर वेन्स जो कि हमारे स्किन के पास हमें दिखती हैं एंड दे आर क्वाइट सुपरफिशियल. अगर आप देखें कि हाथ के पास हमें वेन्स दिख जाती हैं, पीछे की तरफ भी, एंड बाकी फोरआर्म में भी कई बार दिख जाती हैं, तो दे कैरी अ लॉट ऑफ ब्लड. कैपिलरीज technically do not carry that much blood. They are a blood vessel after all, but when compared to veins and all उतना नहीं कर पाते. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जैसे हमने बात करी है कि कई बार बॉडी में ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, जहाँ पे हल्का सा भी ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो, वहां पे जाकर द ब्लड टेंड्स टू स्लो डाउन एंड इट फॉर्म्स अ क्लॉट. जैसे कि वेरिकोज वेन्स में होता है पैरों में, वही प्रॉब्लम हाथों में भी होती है, लेकिन हाथों पे कभी हमें दिखती नहीं और फ्रैंकली कभी हमारा उस पर ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि हाथ हमारे सारा टाइम मूव करते रहते हैं. सो व्हेन वी मूव आवर हैंड्स, व्हेन वी डू दिस मूवमेंट, तो क्या होता है कि आपके फोरआर्म के जितने मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर एक्सपैंड हो रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर एक्सपैंड हो रहे हैं. सो द एंटायर कैपिलरीज एंड द मसल्स ऑफ द फोरआर्म मेक श्योर कि अगर कहीं पे ब्लड का फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, वो उसको पुश करके वापस हार्ट की ओर लेके जाएगा, एंड इट विल प्रिवेंट दैट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द फोरआर्म. लाइकवाइज वो पैरों में भी यही करता है. एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि आप सुबह उठ के और कुछ करें ना करें, इफ यू स्पेंड जस्ट 5 minutes, only 5 minutes in doing the exercise of hands and doing heel raises. आप चेयर से मतलब खड़े होकर अगर आप पैरों के बल अपने टोज के सहारे, अगर आप टोज के ऊपर खड़े हो, हील्स को ऊपर हवा में करें एंड अपनी पूरी बॉडी को अप एंड डाउन फॉर अबाउट 20-30 टाइम्स, तो वेरिकोज वेन्स और हाइपरटेंशन और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं लेटर जिनसे अपने आप को बचा सकते हैं. राइट, सो विल स्टार्ट फॉर टुडे विद ऑफ कोर्स द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स. सो हाथों को चलाइए अच्छे से, जितना जहां पे जो भी ब्लड जमा है उसको वहां से निकाल के धक्का मारते हुए वापस लाते हैं हार्ट की तरफ, एंड टू मेक श्योर कि यहाँ कुछ बचे नहीं, हाथों को ऊपर ले जाएंगे.
सो जो थोड़ा बहुत भी कहीं पे क्राउड बनने की उम्मीद थी, अब क्योंकि हाथ ऊपर हवा में है तो ग्रेविटी के सहारे इट विल ऑल कम डाउन। हाथों को चलाते रहिए। द एडवांटेज ऑफ डूइंग इन दिस पोजीशन इज कि इस पोजीशन में अगर हाथों की मूवमेंट नहीं भी होती तब भी अपने आप ब्लड ग्रेविटी के सहारे नीचे आ ही जाता है, बट वी स्टिल contract our hands to further push it down. Okay, दोनों हाथ नीचे ले आइए। So अभी पैरों से भी स्टार्ट करेंगे, बट फर्स्ट we'll start with the neck, the cervical region, because पूरा जो हमारा हेड है सोते समय, some people have a habit of using a pillow, some people say कि हम बिल्कुल भी तकिया यूज नहीं करते, कोई थोड़ा पतला तकिया यूज करते हैं। यूजुअली पतला वाला ही यूज करना चाहिए, ज्यादा मोटा तकिया यूज करना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर बड़ा तकिया यूज करेंगे तो सोते हुए द नेक शुड बी इन दिस वे ओनली। किसी भी मूवमेंट में किसी भी समय पे नेक आपकी, अब जैसे हम बैठे हैं, इवन जब हम लेटे भी हैं तब भी नेक इसी मोरलेस इसी एंगल पे रहनी चाहिए। आप जितना मोटा तकिया लेंगे नेक उतनी ही टिल्ट करती जाएगी, और सोते समय अगर वो ऐसे टिल्ट रहे रात भर, सपोज 10 घंटे के लिए हमने गर्दन को ऐसे छोड़ दिया और 8-10 घंटे बाद जब हम सुबह उठे तो वो सीधी तो हो जाएगी, लेकिन जब सीधी होगी तो यहाँ पे दर्द बहुत होगी उससे। सो जस्ट टू प्रिवेंट दैट विल डू सम स्ट्रेचेस नाउ। सो एक हाथ से ऑपोजिट साइड के कान से जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ रखेंगे। Sit straight, look in the front and stretch करते हुए कोई आंखें बंद नहीं करेगा, आंखें खुली रखिएगा अपनी, एंड धीरे से हाथ के सहारे स्ट्रेच करिए। होल्ड इट फॉर 10 seconds एंड वापस ऑपोजिट हैंड से भी स्ट्रेच करिए। ध्यान रखिए कि स्ट्रेच करते समय योर चिन शुड आल्सो बी इन दी फ्रंट ओनली। सिर को ऐसे नहीं करना है, तिरछा ऐसे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मसल पुल होने का डर होता है। अगर नेक का मसल पुल हो गया तो वो बहुत तंग करता है। डॉक्टर अनुराग, एल्बो का क्या पोजीशन होगा? डॉक्टर अनुराग, एल्बो थोड़ा आगे टिल्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, एल्बो कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, एज लॉन्ग एज you're facing in the front only. Even when you tilt like this, कई बार क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिर ऐसा हो जाता है डायगनली। अब आप देख रहे हैं ऊपर, नहीं, डायगनली नहीं देखना होता। You should always be in the front like this, not like this. उस टाइम पे एल्बो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, इट्स ओके, डजंट मैटर। एंड आंखें खुली रखिएगा, आंखें बंद मत करिएगा, कि यहाँ से जो हमारी आर्टरीज निकलती हैं, these are called the carotid arteries, बहुत superficial arteries and very important. These are the main arteries of the brain. दिमाग तक जितना ऑक्सीजन जा रहा है वो इन्हीं के सहारे जा रहा है। तो हल्का सा भी ज्यादा अगर बेंड करते हैं तो दी ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन इज कट ऑफ एंड चक्कर आते हैं। So, उस टाइम पे अगर आंखें बंद हो तो इट इज डिफिकल्ट टू परसीव दैट कमरा घूम रहा है गोल गोल, बिकॉज आंखें तो बंद है, कमरा घूमे या ना घूमे कैसे पता लगेगा।
and सीधे. Now just to slightly unlock the facet joints of the neck as well, ऊपर की ओर देखते हुए एक सेमी सर्कल डायरेक्शन में हेड को मूव करेंगे. अगेन आंखें खुली रखिएगा, ऊपर छत की ओर देखते हुए ओके सीधे सामने देखिए. वेरी गुड. So this was the stretch number 1 that we should do in the morning for your cervical spine, for your upper back muscles, and basically for the trapezius muscles जो यहाँ पे होते हैं, ये वाले muscles. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जो हमारे जितनी भी मेजर आर्टरी, जैसे मैंने बताया कैरोटिड आर्टरी है जो ब्रेन की ओर जाती है, इट इज सिचुएटेड हियर, एंड the biggest branch of our spinal nerves, the axillary nerve, जो कि पूरे हमारे बाजू को सप्लाई करते हुए निकलती है, वो भी यहीं से होते हुए देन शोल्डर में जाती है. सो इस पर्टिकुलर एरिया पे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो वो पूरे हाथ में रेडिएट होती है, एंड इट इज क्वाइट पेनफुल. सो उसको अवॉइड करना, इसके लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है. डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छा बताया. कैरोटिड आर्टरीज आर सो इम्पोर्टेंट. जरा से भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो आपका सिंकोप 1% भी यहाँ की वहाँ वो एक पेशेंट लेट जाता है वहीं पे, वो बैठ ही नहीं सकते लेट. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. कई बार आप नोटिस करेंगे जब डॉक्टर्स को अगर हाथ में पल्स नहीं मिलती है तो फिर वो यहाँ देखते हैं, और यहाँ भी ना मिले तो फिर वो यहाँ देखते हैं. 3 उंगलियां ऐसे करके यहाँ पे. एंड व्हेन अ पर्सन इज अनकॉन्शियस, कभी भी जो आदमी बेहोश होता है या कोमा में होता है, उसकी कभी पल्स यहाँ मिल ही नहीं सकती, उसमें सीधा हाथ यहीं जाता है. फिल्मों में भी देखा होगा कि डॉक्टर यहाँ देख के कहते कि ये तो है नहीं अब, तो वो और किसी को कहीं से याद आया ना, फिल्मों से सबको याद आता है. मेरे को भी फिल्मों से याद आता है. क्वाइट राइट, क्वाइट राइट. कमिंग टू द स्ट्रेच नंबर 2, फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब प्लीज खड़े हो जाइए अपने अपने चेयर से. Now continuing with the shoulders and the upper back, आप अपना राइट हैंड आगे की ओर ले आइए, थोड़ा इसको तिरछा रखेंगे ऐसे, लेफ्ट हैंड से क्रॉस करते हुए इस तरह. अब लेफ्ट हैंड की एल्बो, ये वाला जो मेरा हाथ है, इसकी एल्बो को बेंड करेंगे. So you will feel a stretch somewhere here. And then हम टर्न करें. जितना टर्न किया जाए at once. Now we'll switch. इस हाथ से भी टर्न करिए. लेफ्ट की तरफ. राइट. Relax.
थोड़ा शोल्डर्स को श्रगिंग करते हुए पीछे की तरफ करते हैं। ऑलवेज व्हेन यू डू शोल्डर श्रगिंग, कभी भी आगे की तरफ ऐसे मत करा करिए, शोल्डर्स को उठाते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच करते हैं, लाइक दिस। Okay, relax. Now for the stretch number 3, going to the lower back region, the lumbar spine, and it just, I will say, almost equally stiff as the neck. जितने भी हमारे स्पाइन के सेगमेंट्स हैं उनमें यही दो सेगमेंट हैं जो बहुत ज्यादा वेट बेयर करते हैं एंड एट द सेम टाइम इनकी मोबिलिटी भी ज्यादा है। सो जिस भी सेगमेंट की जितनी मोबिलिटी होती है उसमें स्टिफनेस भी उतनी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये एक जनरल एक रूल ऑफ थंब है कि बॉडी में जो भी सेगमेंट जितना ज्यादा मूव करेगा वो उतने मूवमेंट का यूज टू हो जाता है, और इस तरह से कि अगर वो मूवमेंट ना हो तो बॉडी स्टिफ हो जाती है। सो फर्स्ट टू अनलॉक दी फैसेट जॉइंट्स, पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से साइड में उठाइए एंड हाथों को ढीला छोड़ते हुए विद सम स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाथों को ढीला छोड़ना। बॉडी के अपने मोमेंटम से हाथ ऊपर ही रहेंगे, कभी भी हाथ नीचे नहीं गिरेंगे। ओके, रिलैक्स, सामने देखिए। डॉक्टर अनुराग, ये स्पीड में करना है, ये स्पीड में करना है बहुत। हाँ जी सर, स्पीड में करना है ये। जी सर, स्पीड में। कभी भी स्लो मूवमेंट करेंगे तो सिर्फ स्ट्रेच आएगा, लेकिन आपके जो फैसेट जॉइंट्स हैं पीछे लोअर बैक में वो अनलॉक नहीं हो पाते, उनको थोड़ा सा झटका देना पड़ता है ऐसे। एंड हाथों को हम फैला के इसलिए रखते हैं क्योंकि हाथों के मोमेंटम से थोड़ा अपने आप को रोटेट करना और आसान हो जाता है। करेक्ट। करने को हम ऐसे कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हैं या फिर हाथों को बेंड करके ऐसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज स्लाइटली इजियर। नाउ कंटिन्यूइंग द स्ट्रेच नंबर 3, दोनों हाथों को पीछे रखिए इस तरह से, एंड आगे की ओर पुश करते हुए हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप स्पाइन को स्ट्रेच करें पीछे, सबसे पहले हाथों को पीछे रख के अच्छे से उनसे धक्का लगाएं आगे की तरफ। पूरे अपने लंबर स्पाइन को यू पुश फॉरवर्ड लाइक दिस एंड देन यू स्ट्रेच बैक, जितना आप स्ट्रेच कर पाए। ओके, try this again. आगे की ओर पुश किया एंड पीछे स्ट्रेच। एक बार और।
रिलैक्स, सामने की ओर देखिए। So this was stretch number 3 for your lumbar spine. Now coming to the oblique muscles. Obliques यानी कि जो साइडों में यहाँ पे हमारे कमर के दोनों तरफ जो होते हैं, and they stretch up till here on the upper side of thigh. वे हमारे pelvis के दोनों साइड से कवर करते हुए कूल्हे की जो हड्डी होती है बेसिकली जहाँ पे where your hip is formed, इस जगह से लेकर पीछे की तरफ एंड हल्का सा नीचे जहाँ हमारे ट्राउजर्स में जहाँ पर पॉकेट्स होती हैं बेसिकली उतना एरिया, सो इसको ये सप्लाई करते हैं। एंड टू ओवरकम द स्टिफनेस इन दिस रीजन, अगेन पैरों को खोल लेंगे, हाथों को ज्वाइन करेंगे इस तरह, एल्बो स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर, and we'll bend right, left, right, left, right, left, right, हाथ नीचे, now coming to the stretch number 4, which is for the hamstring muscles. oblique से होते हुए हमने side of the thighs को cover कर लिया, hip joint को cover कर लिया. Now we start with the back of the thigh, which is the hamstring muscle, जो कि सबसे commonly हमारी बॉडी में स्टिफनेस जब होती है कहीं पे भी, चाहे वो हमारे बैक में हो, चाहे वो फ्रंट ऑफ द थाइज की तरफ हो, चाहे वो नीचे काफ में फील हो, वो कहीं ना कहीं पे इन्हीं मसल से जुड़ी होती है और यही उसका मेन कारण होते हैं। एंड हमारी बॉडी में सबसे पहले यही मसल है जो स्टिफ होता है। बाकी बॉडी में चाहे आपकी नेक है या आपके शोल्डर्स हैं, वहां पे कुछ ऐसी कोई स्टिफनेस आए ना आए, हैमस्ट्रिंग में सबसे पहले आती है। So to stretch this, we'll need a support of either a chair or a stool. जैसे मैंने चेयर रखी हुई है अपने सामने, इस तरह की चेयर आगे रख लेंगे और I'm starting with my left foot, so लेफ्ट वाला पैर इस तरह से रख लेंगे चेयर के ऊपर। ध्यान रखिए कि जितना स्ट्रेच आपका डिपेंड करता है कि चेयर की हाइट। मेरा बैलेंस खराब हो जाता है। मैम अगर बैलेंस का इशू है तो यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ 2 चेयर्स और मे बी व्हाट यू कैन डू इज कि चेयर को आप एक दीवार के पास लगा के रखिए, ताकि अगर लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप दीवार के सहारे भी खड़े हो सकते हैं। आई थिंक इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि चेयर को दीवार के साथ लगा के ही हल्का सा ये पे लगे कि डिसबैलेंस हो रहा है। ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस स्ट्रेच नाउ। पैर को हमने जैसे रखा चेयर के ऊपर, दोनों हाथ थाइस पे एंड धीरे धीरे हाथ को आगे लेके जाएंगे।
घुटने से जस्ट थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो यू स्टार्ट टू फील दैट स्ट्रेच। वहां पे रुक जाते हैं, we'll hold it there for 10 seconds एंड धीरे धीरे वापस हाथों को पीछे ले। हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच थोड़ा सा पेनफुल भी कई बार हो सकता है फॉर सम पीपल, सो जस्ट मेक श्योर कि आपको जहां लगे कि स्ट्रेच आना शुरू हो गया वहां पे रुक जाइएगा। अगर किसी कारण से घुटने तक पहुंचने से पहले ही स्ट्रेच आना शुरू हो जाए तो कोई बात नहीं, वहीं रुक जाइए, घुटने से आगे मत जाइएगा। एंड ऑल्सो जहाँ दोनों आप अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे रखे हुए हैं, उनको धीरे धीरे ऐसे एक एक करके आगे ले जाते हैं। यहाँ रख के सीधे यहाँ नहीं ले जाते, कभी भी ये मत करिएगा, नहीं तो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेस तो हो ना हो, बैक का मसल पुल हो जाएगा बहुत ही बुरे तरीके से। अगेन दोनों हाथ आगे, हमारी पूरी अपर बॉडी भी इस टाइम पे हमारे हाथों के सहारे ही खड़ी है while we are holding the leg। सो अगर एकदम से आगे लेकर जाएंगे पीछे स्ट्रेच आएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, डाउन, पैर को नीचे ले आइए। नाउ विद द ऑपोजिट लेग अगेन चेयर पर रखते हुए, तो हाथ थाइस पे, एवरीवन की प्लीज अपने माइक्स लिखते, कहीं से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। थैंक यू। ओके, सो राइट वाला पैर रखेंगे चेयर पे, दोनों हाथ थाइस पे, एंड धीरे धीरे हाथ को आगे ले जाएंगे। होल्ड करेंगे स्ट्रेच को वहीं, एंड एक बार और। पैरों को नीचे ले आते हैं एंड वापस बैठ जाते हैं चेयर पे। So this was the stretch number 4. Now coming to the stretch number 5, which is for the diaphragm muscle, the muscle, chief muscle of our breathing. इसके बिना सांस लेना पॉसिबल ही नहीं है। But before we start this, we'll take a break for 2 minutes because we सब stretch करके उठे हैं तो थोड़ा सा कई बार सांस फूल जाता है। एक ब्रेक। अनुराग, डॉक्टर अनुराग जी, हाँ जी। मैं ये वाली एक्सरसाइज जो आपने कहा ना, ये हाथ ऐसे करिए और इसको इधर लेके आइए, ओके, एंड देन बेंड इट टुवर्ड्स द हैंड व्हिच इज आउटसाइड, यू बेंड इट, यू टर्न टुवर्ड्स दैट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कैमरा ऑन है मेरा। ऑन है मैम, ऑन है, अभी ऑन हुआ, पहले डिस्प्ले नहीं आ, अब आ गया। ऐसे बताया ना आपने? जी जी जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसका एक तरीका और है, अगर कई बार क्या होता है ना कि जब ऐसे हम करते हैं तो एल्बो पूरी क्रॉस नहीं हो पाती इन सब केसेस, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू कैन आल्सो डू दिस। सिर्फ हाथ से ऐसे पकड़ के रखेंगे और फिर उसको खींचेंगे। दोनों तरीके ठीक है, एज पर योर कंफर्ट लेवल यू कैन ट्राई ईदर वे। तो इसको इस तरफ खींचना है जिसका हाथ बाहर है, हाथ बाहर है उस तरफ जाना है ना, बेंड करना है इस तरफ जाना है ना जहाँ हाथ बाहर है जिसका। ऑपोजिट साइड में जाएंगे। अगर आपका राइट वाला हैंड आगे है तो आप लेफ्ट की ओर जाएंगे, अगर आपका लेफ्ट वाला हैंड आगे है तो आप राइट की ओर। सेम साइड पे चले गए तो फिर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, फिर कोई फायदा नहीं है।
Am I doing right? ये ठीक है डॉक्टर? जी जी, आप ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। Don't worry, you're doing great. अनुराग जी आपको बेबी विश कर रहा है। हेलो। इसी के कारण हम नहीं आ पा रहे आजकल। ओके। अनुराग जी, मेरे को ना उस स्ट्रेच वाला इससे पहले जो आपने करवाया वो मैं नहीं कर पाती, मेरा ऐसा झुकने में वो प्रॉब्लम होता है। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, अब जो एक्सरसाइज करने में डिफिकल्टी हो या जो हमें पता है कि इन सम स्पेशल केसेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटिव, तो वहां पे नहीं करें तो ठीक है। इट इज बेटर टू नॉट डू द एक्सरसाइज देन टू डू द रॉन्ग। गलत करके बाद में पछताने से अच्छा है मत करिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। Okay, now we'll do the final stretch of the day, stretch number 5. That, like I said, is for the diaphragm muscle, the main respiratory muscle of the body. हमारे दोनों जो फेफड़े हैं उनके जस्ट नीचे बेस पे होता है, and very easy to palpate actually, कि काफी आराम से पता चल जाता है। So, अगर आप अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट पे होते हुए देखेंगे तो यहाँ समवेयर हेयर आपका स्टर्नम जहाँ पे खत्म होता है आके, दोनों रिब्स जहाँ आकर मिलती हैं सेंटर में, यहाँ पे एक बोन होती है स्टर्नम के नाम से, एंड स्टर्नम इज एक्चुअली क्वाइट हार्ड। उसको अगर हम ऐसे टच करें तो वो अंदर की ओर प्रेस नहीं होता है, अपनी जगह पे फिक्स है, बट उससे जस्ट 2 फिंगर के गैप पे यहाँ पे ये एकदम अंदर चली जाती है, तो यहाँ पे डायफ्राम। योर इंटायर चेस्ट कैविटी इस लेवल से ऊपर यहाँ पे आपका हार्ट है, लेकिन अगेन उसको हम पैल्पेट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ वाइटल ऑर्गन, इसलिए वो छुपा होता है। फेफड़े उसके जस्ट पीछे हैं, दे आर आल्सो वाइटल ऑर्गन, इसलिए दे कैन नॉट बी पैल्पेटेड। द ओनली थिंग इन आवर इंटायर you can say chest cavity that can be palpated is the diaphragm। यहाँ पे इसको स्ट्रेच करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, अपनी 3 उंगलियां इस तरह से कर लेते हैं, दी इंडेक्स, मिडिल एंड दी रिंग फिंगर, ऐसे थोड़ा उनको पास रखते हैं ट्रायंगल के शेप में, एंड उनको रखेंगे यहाँ, जहाँ पे 3 उंगलियां से अंदर चली जाए, ऐसे रखेंगे, सीधे होके बैठेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी सांस लीजिए पहले, let the diaphragm expand itself first, and relax। सांस छोड़ते हुए 3 उंगलियां अंदर की ओर पुश करेंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत हल्के हाथ से। डायफ्राम इज अ विसरल ऑर्गन, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत हैवी है, उसमें पेन भी बहुत ज्यादा होती है अगर हल्का सा भी ज्यादा पे जोर लगाया। अगेन इनहेल, एंड एक्सहेल। सौरभ कुठे गेली? इनहेल, सौरभ कुठे गेली? दादा ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। exhale, and relax। Diaphragm can only be stretched for like 3-4 times, से ज्यादा नहीं कर सकते। Since like I said, it's a visceral organ, इसमें पेन बहुत ज्यादा होती है, और हल्का सा भी अगर कहीं पे उंगली जोर से लग गई तो मतलब चीखें निकाल देता है बिल्कुल। So these were all the 5 must-do stretches in the morning, and now if you have any questions, तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं and you can ask anything। Thank you अनुराग। हेलो, Thank you very much। अनुराग एक बार रिपीट कर देंगे, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ जी मैम, मैं रिपीट करूँगा।
just एक मिनट दीजिए. Okay, so just to do a quick recap, we usually start with the neck region. So neck को स्ट्रेच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हाथ से इस तरह से रखेंगे एंड नेक को ढीला रखते हो. कभी भी नेक के मसल को टाइट नहीं करते हैं. एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप ज्यादा ऐसे अपने आप को टिल्ट ना करें. कमर बिल्कुल सीधी रहेगी बिना बैकरेस्ट का सपोर्ट लिए ऐसे. एंड देन यू डू दिस, होल्ड इट देयर फॉर 10 सेकेंड्स एंड वापस ले आते हैं. दोनों साइडों के लिए लगभग 5 से 6 बार आप ही कर सकते हैं. देन नेक को पीछे की तरफ ले जाते हुए एक सेमी सर्कल डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेंगे. कभी भी नेक को आगे नहीं ले जाते, ऐसे नहीं ले जाना. ये बहुत लोग ये गलती करते हैं कि नेक को ऐसे ले जाते हैं, यहाँ तक लाए, देन आगे ऐसे लेके चले. नहीं, ये कभी नहीं करना है. आप अपनी सारी अगेन वही आर्टरीज को, अपने नर्व रूट को, सबको आप कंप्रेस करके पूरा उनका सैंडविच बना देते हैं उनके बीच में. वो नहीं बना. सेमी सर्कल में इतना बस मूव करना है और वापस. Then the next stretch was for your shoulders. हाथों को आगे लाते हुए इस तरह से क्रॉस करेंगे. We'll bend the elbow and then we'll turn opposite side. अगर आपका राइट वाला हाथ आगे है तो आप लेफ्ट में जाएंगे. अगर आपका लेफ्ट वाला हाथ आगे है तो आप राइट में जाएंगे. Okay? Then stretch number 3 was खड़े होके जब हम पीछे अपने लोअर बैक पे पीछे हाथ रखते हुए टिल्ट बैक. जितना आपसे पीछे अपने आप को स्ट्रेच किया जाए वो. उसके साथ साथ फॉर योर ऑब्लिक मसल्स आप पैरों को खोल के खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर, एंड देन यू विल टिल्ट ऑन ऑपोजिट साइड. तो यहाँ से स्ट्रेच आता हुआ फील होता है. एंड देन द स्ट्रेच नंबर 4 वाज फॉर द हैमस्ट्रिंग. इसमें चेयर के सहारे खड़े होना पड़ता है. एक पैर चेयर के ऊपर रहेगा. प्रेफरेबली चेयर को अगर आप दीवार के पास लगा के रखेंगे तो यू कैन एक्चुअली टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल अगर लगता है कि बैलेंस बिगड़ रहा है. सो पैर को रखेंगे चेयर के ऊपर एंड धीरे धीरे एक एक करके दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे. जहां आपको स्ट्रेच आना शुरू हो जाए वहीं पे रुक जाइए. उससे आगे फर्दर उसको ओवर स्ट्रेच कभी नहीं करना है. हैमस्ट्रिंग इज अ वेरी डेलिकेट मसल और जितनी जल्दी उसमें स्टिफनेस होती है उतनी ही जल्दी हैमस्ट्रिंग मसल टियर भी होता है. ये भी ध्यान रखिएगा. जितने भी एथलीट्स हैं जो जिनका ज्यादातर स्पोर्ट में उनके मतलब पैरों के जरिए वो ज्यादा जिस स्पोर्ट को खेलते हैं उसमें अदर देन योर लिगामेंट्स ऑफ द नी सबसे पहले जो मसल जाता है वो हैमस्ट्रिंग. वेरी प्रोन टू इंजरीज एक्चुअली. यू शुड बी वेरी केयरफुल. देन द लास्ट स्ट्रेच वाज फॉर योर डायफ्राम. स्टर्नम को हमेशा कभी भी सीधे यहाँ पे ऐसे हाथ नहीं रखते, क्योंकि अब आपने यहाँ हाथ रख दिया, यहाँ थोड़ी है डायफ्राम. या यहाँ रख दिया, यहाँ तो नाभि है, ये तो डायफ्राम नहीं है. डायफ्राम को पैल्पेट करना पड़ता है. सिंस इट्स अ विसरल ऑर्गन, वो अपनी जगह से एक आध इंच ऊपर नीचे भी हो जाता है कई बार. जरूरी है आपने यहाँ हाथ रखा और यहीं पे डायफ्राम. हो सकता है उस टाइम पे वो खिसक के थोड़ा सा ऊपर आ गया हो, या हो सकता है कि वो खिसक के थोड़ा सा नीचे भी आ गया. सो ऑलवेज पैल्पेट योर स्टर्नम फर्स्ट. जहां पे स्टर्नम खत्म होता है उससे 2 फिंगर के गैप पे ये होता है हमारा. एंड दिस इज द करेक्ट वे टू पैल्पेट एंड टू कैच इट. कि अगर वो कहीं ऊपर नीचे हो तो उसको ऐसे करके हम पकड़ लेते हैं कि अभी कहीं नहीं जाना, पहले हमें स्ट्रेच करने दो. देन 3 उंगलियां इस तरह से बना के यहाँ पे रखेंगे. एक लंबी सांस अंदर लेते हुए यू फर्स्ट लेट इट एक्सपैंड एंड देन सांस छोड़ते हुए तीनों उंगलियां अंदर की ओर पुश करेंगे, लेकिन अगेन बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हाथ से. सिंस डायफ्राम इज अ विसरल ऑर्गन, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत हैवी है. हल्का सा भी अगर वहाँ कोई झटका लगा, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हुई तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं उसमें. तो बी वेरी केयरफुल. किसी भी विसरल ऑर्गन के लिए जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हम अपने एब्डोमिनल्स के लिए करें, चाहे हम लोअर बैक के लिए करें,
डायफ्राम के लिए हम कुछ भी करें, योर कोर बेसिकली बॉडी का कोर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे विसरल ऑर्गन उसी में आके अपना घर बनाते हैं। एंड हमारी बॉडी का ज्यादा भी नहीं तो 60% ऑफ ब्लड सप्लाई, आप सोचिए बॉडी का आधे से ज्यादा खून होता हुआ यहीं से जा रहा है और यहीं पे जमा हो रहा है। हार्ट में जो पंप होता है वो तो है ही, बट मेजरली वो यहीं आके इकट्ठा होता है। सो उसको बहुत ध्यान से रखना, बहुत संभाल के रखना जरूरी है। डॉक्टर अनुराग, आज मेरा जो ये है इंटरनेट, इट वाज गिविंग सो मच प्रॉब्लम कि आई वाज नॉट एबल टू सी यू। ऑफ एंड ऑन कर रही थी मैं, कभी किस पे जाऊं कभी किस पे जाऊं। आपकी भी स्क्रीन कभी डिस्प्ले आ रहा है जा रहा है, वही तो, दैट इज आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस वर टुडे, और जितना मैं ध्यान से करना चाहती थी उतना ही आज इंटरनेट ने साथ नहीं दिया मेरा। कोई बात नहीं, अभी ये होपफुली रिकॉर्डिंग हो गई है ना YouTube पे, जल्दी ही आ जाएगा एंड देन यू कैन। थैंक यू सर। बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन, मैंने चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक डाला हुआ है। सो बिफोर यू लॉग आउट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज फॉर्म सबमिट कर दीजिए। And since most of us stay at home nowadays, अभी कहीं ज्यादा घर से बाहर तो निकलते नहीं है इतना, तो particularly for the hamstring region, जैसे मैं भी बता रहा था कि it is very prone to increase। एक बहुत important चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बैठते हैं, the biggest reason behind hamstring getting stiff और उसमें कोई मसल अगर टीयर होता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हैमस्ट्रिंग मसल्स जब हम बैठते हैं तो वो स्ट्रेच होते हैं। नाउ दैट वी आर सिटिंग ऑन अ चेयर, हमारे हैमस्ट्रिंग हल्के से खिंचे हुए हैं, रबड़ बैंड की तरह इस तरह खिंचे हुए हैं, और वो जितनी देर खिंचे रहेंगे वो उसी पोजीशन में रहेंगे। आप एक इलास्टिक, जैसे इलास्टिक होता है, इलास्टिक आप लीजिए, उसको खींचिए, बार बार खींचेंगे, वापस खींचेंगे, फिर वापस लाएंगे, खींचेंगे, फिर वापस लाएंगे। थोड़ी देर उसको खींच के रखिए और उसको ऐसे ही मतलब रखिए रोक के। थोड़ी देर बाद वापस लाएंगे तो वो थोड़ा सा लैक्स हो जाता है, उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं रहती, ढीला हो जाता है। हैमस्ट्रिंग्स के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि इफ दे आर केप्ट इन अ स्ट्रेच पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उसी लेंथ को रिटेन कर लेते हैं एंड देन जब आप चेयर से उठते हैं तो उस टाइम पे लगता है कि हैमस्ट्रिंग में या तो पेन हो रही है या लगता है कि यहाँ पे मसल्स में थोड़ी वीकनेस आ गई है समय के साथ। एंड इवन लोअर बैक के भी जो मसल्स हैं, पूरे हमारे लंबर स्पाइन के मसल्स भी आके हैमस्ट्रिंग से जुड़ते हैं। दैट इज हाउ दे कनेक्ट देमसेल्व्स टू द लेग्स। सो उनमें भी फिर पेन होनी शुरू हो जाती है। एंड इसीलिए अगर आप एक कुर्सी पे 5-6 घंटे अगर बैठे रहे स्ट्रेच में, तो जब 5-6 घंटे बाद उठेंगे तो लगता है कि पूरी टांगे भी अकड़ गई हैं और पीठ भी एकदम अकड़ी हुई सी करती है उस टाइम। उसके पीछे यही कारण है। ये जब भी चेयर पे बैठे, इफ यू आर स्टेइंग एट होम होल डे एंड इफ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर और मे बी अ सोफा और लॉन्ग ड्यूरेशन, एक स्ट्रेच में पूरा उस पर सारा दिन मत बैठिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे उठते रहिए अपने आप को, घर के अंदर ही सही, बट चलता फिरता रखिए, बिजी रखिए अपने आप। फ्री बैठेंगे, बैठे रह जाएंगे, then not a good। Right, so we'll close the meeting for today, and thank you so much to everyone for joining in. I will see you all tomorrow along with the PhysioActive team. So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe, and see you tomorrow. Bye bye।